भारत के अपने खंडहरों को पहचानने के लिए एक चीनी आदमी की डायरी का सहारा लेना पड़ा। कोई हथियार नहीं, कोई साथी नहीं, बस एक भगवा चोला, पीठ पर एक झोला और एक ऐसी जिद जो उससे मौत की तरफ खींचे जा रही थी। उसके सम्राट ने साफ मना किया था, सीमा मत पार करो, लेकिन उसने सुना नहीं। 639 ईस्वी में जब चीन की सरहद बंद थी, वो अकेला निकल पड़ा। गोबी रेगिस्तान, हिंदुकुश की बर्फ, पामीर का पठार और फिर हिमालय। उसका नाम था हुएनसांग। और आज नालंदा विश्वविद्यालय का सबसे पुराना जीवित विवरण किसी भारतीय की कलम से नहीं लिखा गया। वो उसी चीनी भिक्षु की डायरी में है। लेकिन यह सिर्फ एक यात्री की कहानी नहीं है, यह उस सवाल की कहानी है जो उस डायरी के आखिरी पन्ने पर आज भी बिना जवाब के पड़ा है। 7वीं सदी ईस्वी, चीन में तांग वंश का राज सम्राट तैजोंग, भारत में कन्नौज का सम्राट हर्षवर्धन, और इन दोनों के बीच हजारों मील का वो रास्ता जिसे पार करना मतलब था मौत से दोस्ती करना। ह्वेनसांग, जन्म 602 ईस्वी, चीन के हेनान प्रांत में। बचपन से बौद्ध ग्रंथों में डूबा, लेकिन जितना पढ़ता उतनी ही एक बात उसे परेशान करती। चीन में जो बौद्ध ग्रंथ थे वो अनुवाद में थे, मूल संस्कृत में नहीं, और हर अनुवाद में कुछ न कुछ खो गया था। तब उसने सुना भारत में नालंदा नाम का एक विश्वविद्यालय है। 10,000 विद्यार्थी, 9 मंजिला पुस्तकालय, दुनिया के हर कोने से विद्वान। उसने तय किया वो वहां जाएगा, चाहे कुछ भी हो। सम्राट तैजोंग ने अनुमति मांगने पर मना किया, दोबारा मांगने पर फिर मना किया, तो ह्वेनसांग ने वो किया जिसके लिए उसे फांसी हो सकती थी। और वो क्या था, यह जानने के लिए आपको अगले कुछ मिनट रुकना होगा। 629 ईस्वी, शरद ऋतु, रात। ह्वेनसांग चांगान, आज का शियान, से निकला, अकेला, चुपचाप, बिना किसी को बताए। सम्राट के आदेश की खुली अवज्ञा। पहला इम्तिहान, गोबी रेगिस्तान, 5 रात 4 दिन, पानी का एक घड़ा था, वो भी गिर गया। खुद उसने लिखा है, चारों तरफ सिर्फ रेत थी और हड्डियां। मैंने ईश्वर से मांगा, या तो रास्ता दो या मुझे यहीं ले लो। एक बूढ़ा घोड़ा था, उसी ने उसे पानी के स्रोत तक पहुंचाया। गोबी के बाद तुर्फान, वहां के राजा ने उसे रोका, यहीं रहो, हमारे धर्मगुरु बनो। ह्वेनसांग ने इनकार किया। राजा ने 3 दिन खाना पानी बंद कर दिया। ह्वेनसांग भूखा बैठा रहा, टस से मस नहीं हुआ। आखिर राजा ने माफी मांगी। फिर पामीर, जहां रास्ते में मिले कई साथी ठंड से मर गए। फिर हिंदुकुश, जहां हिमस्खलन में काफिला लगभग दब गया। 2 साल, हजारों मील। जब उसने पहली बार सिंधु नदी देखी, उसने घुटने टेक दिए। लेकिन जो उसने भारत में देखा वो इस सफर से भी ज्यादा अविश्वसनीय था। नालंदा, पटना से करीब 90 किलोमीटर दक्षिण। ह्वेनसांग ने लिखा, 10,000 विद्यार्थी एक साथ, 1,500 से ज्यादा शिक्षक और पुस्तकालय, 3 अलग इमारतें। सबसे ऊंची 9 मंजिल 7वीं सदी में, जब यूरोप में अंधेरा युग था। आयुर्वेद, गणित, खगोल शास्त्र, व्याकरण, तर्कशास्त्र, बौद्ध दर्शन। नालंदा में दाखिला मिले तो पड़ोसी देशों में इज्जत बढ़ जाती थी। उसने 643 ईस्वी की कन्नौज महासभा का भी विवरण लिखा। 20 राजा, 3,000 बौद्ध भिक्षु, 4,000 ब्राह्मण, 2,000 जैन विद्वान एक साथ। ह्वेनसांग उस सभा में अतिथि नहीं था, मुख्य विद्वान था। सम्राट हर्ष ने खुद उसका सम्मान किया। 17 साल, तक्षशिला से कांचीपुरम तक, हर कोने का विवरण उसकी डायरी में। लेकिन उस डायरी की असली कीमत तब पता चली जब भारत में वो सब कुछ जल गया जो उसने देखा था। 1763 ईस्वी, बख्तियार खिलजी की सेना दल नालंदा पहुंची। उसने आग लगा दी। कहते हैं नालंदा का पुस्तकालय 3 महीने तक जलता रहा। वो 9 मंजिला इमारत राख, 10,000 विद्यार्थियों की आवाजें खामोश, सदियों का ज्ञान मिट्टी। लेकिन ह्वेनसांग की डायरी जली नहीं, वो चीन में थी, सुरक्षित। आज जब आधुनिक पुरातत्वविदों ने नालंदा की खुदाई की तो उन्होंने ह्वेनसांग की डायरी हाथ में रखकर खुदाई की, क्योंकि वही एकमात्र नक्शा था। जहां उसने लिखा यहां बड़ा स्तूप था, वहां स्तूप मिला। जहां उसने लिखा अशोक ने मंदिर बनवाया, वहां मौर्यकालीन निर्माण मिला। भारत के अपने खंडहरों को पहचानने के लिए एक चीनी यात्री की डायरी का सहारा लेना पड़ा। और वो 677 संस्कृत ग्रंथ जो ह्वेनसांग भारत से ले गया, उन्हें उसने 19 साल में चीनी में अनुवाद किया। आज भी उन्हीं की वजह से बौद्ध धर्म पूर्वी एशिया में जीवित है। तो अब सवाल यह है, इतिहासकार आज भी इस बात पर बटे हैं कि ह्वेनसांग असल में था क्या? और उनका जवाब सुनकर आप हैरान होंगे। इतिहासकारों में 2 अलग नजरिए हैं। पहला, ह्वेनसांग सिर्फ एक धार्मिक यात्री था। उसका मकसद बौद्ध ग्रंथ इकट्ठा करना था, इतिहास दर्ज करना नहीं। इस नजरिए के लोग कहते हैं उसके कुछ वर्णन अतिशयोक्ति से भरे हैं। 10,000 विद्यार्थी, 9 मंजिला पुस्तकालय शायद एक श्रद्धालु की आंखों से बड़ा दिखा हो। दूसरा नजरिया, ह्वेनसांग का विवरण आश्चर्यजनक रूप से सटीक है। बार बार जहां जहां खुदाई हुई, इतनी एक्यूरेसी किसी श्रद्धालु की नहीं होती। यह एक बेहद तेज और ईमानदार प्रेक्षक की नजर थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि वो कितना सटीक था। सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर ह्वेनसांग नहीं गया होता तो क्या हम आज नालंदा को जान पाते? क्या हर्षवर्धन की कन्नौज सभा का विवरण होता?
क्या तक्षशिला और मथुरा के उन मठों का ब्यौरा होता जो अब धूल में मिल चुके हैं? एक अकेले इंसान की जिद ने इतिहास का एक पूरा अध्याय बचाया, लेकिन जो उसने वापस चीन जाकर किया वो इससे भी बड़ी बात है। 645 ईस्वी वेनसांग चीन लौटा। सम्राट तैजोंग, जिसने उसे रोका था, उसने अब पूरे शहर से उसका स्वागत करवाया और कहा, यात्रा का विवरण लिखो। वेनसांग ने लिखा, दातांग सिउजी, महान तांग राजवंश के पश्चिमी क्षेत्रों का विवरण। आज शियान में, जहां से वो रात के अंधेरे में भागा था, एक विशाल पैगोडा खड़ा है। बिग वाइल्ड गूज पैगोडा। उसी ने बनवाया था उन 657 ग्रंथों को रखने के लिए जो वो भारत से लाया था। नालंदा के खंडहर आज यूनेस्को की विरासत सूची में है। उसी जमीन के पास एक नया नालंदा विश्वविद्यालय बन रहा है, लेकिन पुराने नालंदा का सबसे जीवित गवाह आज भी वही डायरी है। एक चीनी भिक्षु ने भारत से प्यार किया और उस प्यार में भारत का एक टुकड़ा अपनी भाषा में सहेज लिया। जब वो टुकड़ा यहां जल गया तो वहां से वापस आया। कभी कभी किसी देश की विरासत उस देश से बाहर जाकर ही जीती है, और यही वो बात है जो मुझे आज भी रात को सोने नहीं देती। नीचे कमेंट में बताइए, क्या आप जानते थे कि नालंदा की पहचान एक चीनी डायरी से हुई? और अगर ये कहानी आपको कहीं अंदर तक छू गई तो चैनल सब्सक्राइब करिए। रहस्य कथाएं, क्योंकि अगली कहानी में एक ऐसा राज है जो खुद भारत सरकार ने दशकों तक दबाए रखा।